Hello students, welcome back to Study Life. Today we are going to see about very important questions of NEET 2021. The questions which are expected. We are going to see over here 20 VVIMP questions which are most likely to appear in this exam. So please pay special attention and focus on all important points. So let's start with most important questions for NEET 2021. So हम लोग अभी देखने वाले हैं कौन से important points आपको याद रखने हैं जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को नीट एग्जाम के लिए. If you remember these particular points, your paper will become very simple and most important, it will boost your confidence for writing in your paper. See, the first important point you should be seeing is solving maximum questions. जब भी हम सॉल्व करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस, सो सिर्फ अपने आप को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, उससे कितने बेनिफिट्स होते हैं. नंबर वन, वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस न्यू टॉपिक्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स. कुछ आते होंगे हमें क्वेश्चंस, कुछ नहीं आते होंगे. जो नहीं आएंगे उसको हमें याद रखने के लिए इजी होगा अगर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में. तो जब हम सॉल्व करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस, सो उससे क्या होता है, उससे हम ज्यादा क्वेश्चंस के लिए हमारे लिए एक्सपोजर मिलता है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर सॉल्विंग मैक्सिमम क्वेश्चंस. नाउ द सेकेंड पॉइंट ओवर हियर हैज टू बी नोटेड इज कॉन्सेप्ट रीडिंग. जब भी हम बोल रहे कॉन्सेप्ट रीडिंग, सो इसमें क्या करना है आपको, एग्जाम के कुछ दिन पहले वापस इतनी मोटी बुक्स उठा के पढ़ना इज नॉट पॉसिबल. कॉन्सेप्ट रीडिंग मीन्स हम लोग को ऐसा अपना मटेरियल रेडी रखना है जिसमें हम बनाएंगे फ्लो चार्ट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिर उसके की पॉइंट्स and then the diagrams which are present from NCERT. जो भी डायग्राम्स वगैरह है NCERT में, वो सब डायग्राम्स फ्रॉम NCERT, उसके लेबलिंग्स वगैरह. सो कॉन्सेप्ट रीडिंग में हम ये माइंड मैप्स बनाए जाएंगे. दैट विल बी सिंपलर फॉर अस टू डू लास्ट मिनट रिविजन. सो ये सब हम करेंगे कहाँ पे, इन कॉन्सेप्ट रीडिंग. The next is very important, जो भी आउट ऑफ NCERT टॉपिक्स है. जब भी आप रीड कर रहे हो कोई भी रेफरेंस बुक, लेट इट बी MTG फिंगर टिप्स, नीट गाइड, आर्यन पब्लिकेशन, ट्रूमैन, कोई भी बुक आप रीड कर रहे हो तो उसमें आप देखोगे आउट ऑफ NCERT टॉपिक्स बहुत सारे हैं. तो जब आप ऐसे टॉपिक्स पढ़ रहे हो तो उसमें जो आउट ऑफ NCERT टॉपिक्स है उनको हम हाईलाइट करेंगे. हाईलाइट मतलब उसके जो कीवर्ड्स उसको हम हमारी टेक्स्ट बुक में पेपर पे लिख के पेस्ट करेंगे ताकि लास्ट मिनट रिवीजन करते वक्त वो हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो जाए. सो आउट ऑफ NCERT टॉपिक्स शुड बी हाईलाइटेड. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीड ऑल 90 क्वेश्चंस. एग्जाम वाले दिन पेपर पे 90 क्वेश्चंस पूरे रीड करने हैं. क्यों? हम सोचते हैं पूरा रीड करेंगे तो हमें टेंशन आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है. जब भी एग्जामिनर पेपर सेट करते हैं तो क्या देखते हैं, वो 80 क्वेश्चंस इजी रखते हैं और 10 क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट रखते हैं. हम जब 90 के 90 एक बार रीड गो थ्रू कर लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, भले स्टार्टिंग के थोड़े से डिफिकल्ट वाले हो, पीछे के इजी होंगे, तो दैट इज गोइंग टू गिव अस लिटिल बिट कॉन्फिडेंस. यस, मुझे आता है एंड मैं सॉल्व कर लूंगा. सो यू हैव टू रीड ऑल 90 क्वेश्चंस. एंड यहाँ पे जो हम लोग जो नहीं आते होंगे उनको हम थोड़ा सा बाजू में रखेंगे बाद में सोचने के लिए. जब हम क्वेश्चंस रीड कर रहे हैं तो फोकस करना है. वी हैव नॉट टू वेस्ट टाइम, जल्दी गो थ्रू करने हैं सब रीड करने पे क्वेश्चंस. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज एलिमिनेट द रॉन्ग वंस. नाउ जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन है A B C D, हमें राइट आंसर नहीं पता है
तो क्या करेंगे, जब हम ट्राई कर रहे हैं उसको तुक्का मार रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले जो रॉन्ग ऑप्शन लग रहा है प्रोबेबल, जैसे हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी, हमें पक्का मालूम है ये ए हो ही नहीं सकता, ये सी हो ही नहीं सकता, तो हमने दो गलत निकाल दिए, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, ये बी और डी में इतना चांस जरूर ले सकते हैं, कौन सा राइट है वो मार सकते हैं हम तुक्का। सो एलिमिनेट करना रॉन्ग वन से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, भले आंसर नहीं पता है, थोड़ा सा तो आइडिया मिलेगा क्या मार्क करना चाहिए हमें। सो ये पॉइंटर्स अगर आपने याद रखे सॉल्व करते वक्त, तो आपका पेपर सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाएगा। सो लेट अस सी अबाउट 20 VVIMP क्वेश्चंस नाउ। सो दिस इज आवर क्वेश्चन from the evolutionary point of view. Evolution point of view से the retention of the female gametophyte, मतलब female gametophyte का retention with the development young embryo on parent sporophyte for some time is first observed in, मतलब कौन सा ऐसा है एम्ब्रियो जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट का रिटेंशन होता है यंग एम्ब्रियो के साथ में, एंड इट इज सीन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। सो हियर वी हैव द क्लियर आंसर, ये किस में होता है, ये टेरिडोफाइट्स में होता है। इन टेरिडोफाइट्स दे आर द फर्स्ट सक्सेसफुल vascular plants, they are the first successful vascular plants है on land, and इनमें ही ये होता है there is retention of the female gametophyte. Let us see the next question. यहाँ पे दिया हुआ है extrusion of second polar body from the egg nucleus occurs in, अभी ये कभी होता है, सेकेंड पोलर बॉडी एग न्यूक्लियस से एक्सट्रूशन उसका। सो इसका आंसर है थर्ड, आफ्टर एंट्री ऑफ द स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या होता है, ये जो अपना एग सेल है वो कंप्लीट करता है अपना मियोसिस 2, कभी होता है ये, after the entry of the sperm but before fertilization, so let us see the third question now. इसमें दिख रहा है जो DNA का precipitation है from a mixture of biomolecules, मतलब हम लोग को DNA को अलग करना है from a mixture of biomolecules. So DNA का extraction कैसे करेंगे हम लोग, so the extraction of DNA is achieved by treatment with chilled ethanol. This is the correct option. जब इथेनॉल ऐड किया जाएगा तो क्या होगा, DNA is going to precipitate out. So here we have a big question over here. सिर्फ क्वेश्चन बिग दिख रहा है, आंसर बहुत ही सिंपल होगा इसका भी। ड्यू टू इंक्रीजिंग airborne allergens and pollutants in urban areas, many people in urban areas मतलब cities में they are suffering from respiratory disorder causing wheezing due to, क्या रीज़न है इसका, क्यों ऐसा हो रहा है। सो इसका रीज़न क्या है, जो एयर पोल्यूशन और एलर्जेंस और पोल्यूटेंट्स की वजह से बहुत सारे लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम wheezing like activities. That is the reason क्या है, उसका रीज़न ये है that inflammation of the bronchi and bronchioles, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ये जो पोल्यूटेंट्स है, एलर्जेंस है, ये फाइब्रस टिश्यूज को डैमेज करते हैं, नहीं, wheezing is nothing but the initial symptom। यहाँ पे ये फाइब्रस टिश्यू डैमेज नहीं हो रहा है, एंड रिडक्शन इन द सिक्रीशन ऑफ सर्फैक्टेंट्स बाय न्यूमोसाइट्स ये भी नहीं है, बेनिग्नाइन ग्रोथ नहीं है। द क्लियर आंसर इज दैट देयर इज इन्फ्लेमेशन किसका, ऑफ द ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज द अर्थ समिट held in Rio de Janeiro in 1992 was called, क्यों ये किया गया था 1992 में, ये जो कॉन्फ्रेंस हेल्ड था रियो डी जेनेरियो में, अर्थ समिट, नाम से ही क्या समझ में आ रहा है, अर्थ समिट,
ये क्यों किया जा रहा था? ये किया जा रहा था टू एक्सेस थ्रेट पोस्ट टू नेटिव स्पीशीज, नहीं, ये एंडेंजर स्पीशीज के बारे में नहीं था। सेकेंड देखते हैं, ये फर्स्ट वाला तो रॉन्ग है, सेकेंड वाला भी क्यों रॉन्ग है? बिकॉज जो CFC के लिए किया गया था, याद करो उसका आंसर क्या था? मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल। सो यहाँ पे फॉर इंटरमीडिएट स्टेप्स टू डिसकंटिन्यू यूज ऑफ CFC भी गलत आंसर है। थर्ड वाला टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, नहीं, द राइट आंसर इज फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। किसका? यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स, ताकि जो हम लोग को अभी रिसोर्सेज आज मिल रहे हैं वो ही फ्यूचर में भी मिले। सो दैट इज व्हाई दिस कॉन्फ्रेंस वाज रन, विच इज द अर्थ समिट। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। अभी यहाँ पे मैच द कॉलम दिया गया है, हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा रॉन्ग है। सो ये ऑप्शंस है A, B, C, D, वी आर गोइंग टू मैच इट विद द करेक्ट वन। अभी इसमें क्या करना है, हम लोग को देखेंगे हमें कौन से राइट एक दो पता है और उसके हिसाब से हम करेक्ट वाला तुक्का मारा जाएगा। सो होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस पहले आया था तो इसका आंसर 3 है। 650 to 800 cc उसका क्रेनियल कैपेसिटी है, ब्रेन का साइज, ब्रेन का साइज पूछा गया है यहाँ पे, और पूछा गया है कौन सा करेक्ट वाला है, सही वाला बताना है। तो होमो हैबिलिस का 650 to 800 cc है। फिर उसके बाद में होमो निहांदरथल का, तो हम लोग को ये जो 1 का 3 है वो कहाँ पे दिख रहा है? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। तो हम लोग चलो सेकेंड वाले पे जाते हैं, होमो निहांदरथल। होमो निहांदरथल का क्लियर ऑप्शन है, व्हील से ये वाला है 1400 cc, 1400 cc। अभी सेकेंड वाले का 4 कहाँ पे दिख रहा है आपको? फर्स्ट वाले में, ठीक है, 2 चेक कर लिए, वी कैन डेफिनेटली मार्क दिस वन। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट वाला, जिसमें क्या दिख रहा है? होमो निहांदरथल का 1400 cc है, फिर होमो इरेक्टस का क्या है? 900 cc, और होमो सेपियन सबसे ज्यादा है इसका 1350, निहांदरथल से 50 कम। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है फॉलोइंग हॉर्मोन्स को विद देयर रिस्पेक्टिव डिजीज, मतलब ये हॉर्मोन्स की कमी या ज्यादा होने से कौन से डिजीज होते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। कौन सा वाला बोला हुआ है? राइट ऑप्शन सिलेक्ट करने बोला गया है यहाँ पे। सो इंसुलिन, इंसुलिन से क्या होता है? इंसुलिन का डेफिशिएंसी रहेगा तो डायबिटीज मेलाइटस। 1 में 5 कहाँ पे दिख रहा है? चेक करो, 1 में 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। अभी चलो सेकेंड वाले पे जाते हैं, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी रहेगी तो क्या होता है? गॉइटर। 2 में 4 कहाँ पे है? 2 में 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सो ये तो और ज्यादा कंफ्यूजन कर दिया सेकेंड वाला करके। लेट अस सी थर्ड वाला, कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स का डेफिशिएंसी रहेगा तो क्या होता है? एडिसन्स डिजीज। 3 का 1 कहाँ पे है? यहाँ पे और यहाँ पे है। तो अभी आपको क्या दिख रहा है? कौन से वाले में 3 सही? फर्स्ट वाले में 3 आर राइट। हम और टाइम नहीं वेस्ट कर सकते ये क्वेश्चन पे। सो वी हैव टू गो विथ क्वेश्चन फर्स्ट वन बिकॉज वी कैन नॉट बी पुटिंग इन मोर टाइम विद दी फर्स्ट वन। तो इसमें 3 राइट मिले तो यस डेफिनेटली अपना ये फर्स्ट वाला ही राइट है आंसर। लेट अस गो विद द नेक्स्ट वन, परसिस्टेंट न्यूक्लियस। नहीं है, ये न्यूसेलस है, न्यूसेलस। परसिस्टेंट न्यूसेलस कहाँ पे? इन अ सीड। अभी ये कहाँ पे होता है? एम्ब्रियो सैक के बाहर होता है, ओव्यूल में। सो परसिस्टेंट न्यूसेलस इन अ सीड इज नोन एज पेरिस्पर्म। इसको आप लोग हाईलाइट करके रखोगे ये क्वेश्चन, ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद से इसको नोट करके रखना सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नाउ इन केस ऑफ पाइनस सीड, पाइनस नाम सुन के क्या याद आता है? जिम्नोस्पर्म। सो पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन। मतलब अभी पाइनस जो सीड है उसका एसोसिएशन कौन से फंगाई के साथ है वो पूछा गया है। हमने जब भी जिम्नोस्पर्म्स पढ़े हैं तभी देखा है
क्या पाइनस हैज गॉट एसोसिएशन विद दी फंगाई विच इज माइकोराइजा। तो अभी ऑप्शंस में माइकोराइजा वर्ड ढूंढना है हमें। सो माइकोराइजा कहाँ दिख रहा है? इट इज हियर। So it has got fungal association. It is obligate association with mycorrhiza. वो this is because उसके पास ये association रहता है किसके साथ? With the fungi called as mycorrhiza. Now this one, cell in the G0 phase. So ये किस में आता है? सेल डिविजन में, सेल साइकिल टॉपिक में। सेल साइकिल टॉपिक जब भी हमने पढ़ा है, सेल साइकिल, सेल साइकिल में देखा है जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस और बाद में आता है एम फेस। जो उसमें इंटरफेस है ना, इंटरफेस, उसमें कौन से फेजेस आते हैं? उसमें आते हैं G1S फेज और G2 फेज। अभी जो G1 फेज है, फर्स्ट फेज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्ट माइटोटिक गैप फेज, उसमें ये G0 फेज आता है जिसमें सेल्स क्या होते हैं? टेम्पररी सस्पेंड करते हैं सेल साइकिल से। उसके बाद में क्या होगा? जो सेल्स G0 फेज में रहते हैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं, वो थोड़ी देर के लिए सेल साइकिल से निकल जाते हैं। बाद में क्या होता है? उनमें ऑप्शन है वो वापस साइकिल में आते हैं, या तो क्या ऑप्शन है वो क्या बन जाते हैं? दे बिकम अ परमानेंट सेल। सो यहाँ पे हम लोग क्या आंसर राइट मार्क किया जाएगा? यहाँ पे देखो, सस्पेंड दी सेल साइकिल नहीं आएगा, टर्मिनेट दी सेल साइकिल नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा दे एंटर द सेल साइकिल। इसमें ये डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बिकॉज वो थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं बट दोबारा बाद में वापस आ जाते हैं। कहाँ पे? सेल साइकिल में। एंड कौन से फेज में? G1 फेज में। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन। कहाँ पे? इन ऑर्गन्स। मतलब ये पर्टिकुलर यहाँ पे ऑर्गन्स दिए गए हैं राइट में, और ये स्ट्रक्चर्स ये ऑर्गन्स में कहाँ है वो हमें बताना है। सो अभी यहाँ पे भी क्या किया जाएगा? 2-3 राइट ऑप्शन देखे जाएंगे एंड फिर उसको कॉन्फिडेंटली हम मार्क करेंगे। देखो फर्स्ट वाला, क्रिप्स ऑफ लाइबरकून। क्रिप्स ऑफ लाइबरकून हमें पता है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। सो 1 का 3 कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे है। बाप रे, 3 जगह पे है। तो विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, ग्लिसन्स कैप्सूल। ये हमें राइट आंसर बताइए, लिवर में है। सो लिवर 2 का कहाँ पे? ए में है, और कहाँ पे? डी में है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पे? पैनक्रियाज में है, हमें पता है। तो पैनक्रियाज कहाँ पे दिख रहा है हम लोग को? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। सो यहाँ पे दिख रहा है। इसमें सही ऑप्शन रहा है 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो हमारा क्लियर आंसर ये फर्स्ट वाला राइट रहेगा। फर्स्ट वाला राइट, जिसमें हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिप्स ऑफ लाइबरकून कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ग्लिसन्स कैप्सूल लिवर में है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियाज में है। और ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पे? इन दी डिओडेनम। सो दिस इज द ऑर्गन और उनका लोकेशन। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। यहाँ पे क्या बोला गया है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनके बारे में हमें बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू द एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। अभी उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम बोला जाता है। अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम with its bound prosthetic group is called as apoenzyme. So यहाँ पे ये दोनों भी ऑप्शन रॉन्ग है। So this is the correct answer, क्योंकि ये वाला भी रॉन्ग है और ये वाला भी रॉन्ग है। इसको हम लोग कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम, ये कौन सा एंजाइम है? ये हम लोग बोलेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड एंजाइम, और यहाँ पे आना चाहिए था एपो एंजाइम। तो दोनों भी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? रॉन्ग है। नाउ रेस्पिरेटरी कोशेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक बार रिवाइज करते हैं इसका फॉर्मूला। जब भी हम देखते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट विच इज RQ, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं?
यहाँ पे हम लोग देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व, कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व किया है अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। सो क्या दिख रहा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व किया है और साथ में क्या लिखेंगे, कितना ऑक्सीजन क्या किया है, कंज्यूम किया है। सो उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे किसका पूछा है, ट्राइपाल्मिटिन। इसके लिए आपको सिंपल इतना पता होना चाहिए, ये जो RQ वैल्यू है ना, ये क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग बोलेंगे इट इज कार्बोहाइड्रेट्स, या तो सिंपल लो ग्लूकोज, ग्लूकोज एग्जाम्पल लो, उसका क्या रहता है, इट इज 1। प्रोटीन्स का कितना होता है, प्रोटीन्स का ये वैल्यू रहता है 0.9, मतलब 1 से कम है। फैट्स का और भी कम है, इट इज 0.7 है, फैट्स का वैल्यू कितना है 0.7। फिर उसके बाद में और एक याद रखना, एनारोबिक रेस्पिरेशन में इट इज व्हाट, इट इज लेस देन 1। क्या है, इट इज हाउ मच, इट इज इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी है, बिकॉज एनारोबिक में क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो नीचे 0 आएगा, 0। नीचे जब भी 0 आता है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। सो यहाँ पे हमारे पास है ट्राइपाल्मिटिन, जो कहाँ पे आ रहा है, इट इज कमिंग इन फैट्स। सो इसका वैल्यू क्या आएगा 0.7। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बोला है। इनकरेक्ट मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है, कौन सा वाला रॉन्ग है, इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन दी वायरसेस इज दी प्रोटीन कोट। अभी ये वाला रॉन्ग है, प्रोटीन कोट इन्फेक्टिव नहीं है। प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये राइट है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट, पैरासाइट्स ऑब्लिगेट, यहाँ पे दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। सो दिस इज, ये तीनों भी करेक्ट है। जो अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो खाली फर्स्ट वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, खाली फर्स्ट वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है ना वो प्रोटीन कोट नहीं है। नाउ फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक, फ्लोएम जो जिम्नोस्पर्म्स है उसमें क्या नहीं होता है। सो उनमें कंपेनियन सेल्स, बोथ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव ट्यूब्स, यहाँ पे सीव ट्यूब सेल्स। सो फ्लोएम में क्या नहीं होता, सीव ट्यूब भी नहीं है एंड कंपेनियन सेल्स भी नहीं है। नाउ ये दोनों भी नहीं है किसके, फ्लोएम में ऑफ जिम्नोस्पर्म। सो यहाँ पे देखो कौन से सेल का सिक्रीशन प्रोटेक्ट कर रहा है लाइनिंग को, किसके लाइनिंग, ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सो यहाँ पे अपना जो GI ट्रैक्ट है उसकी लाइनिंग को कौन प्रोटेक्ट करता है, बहुत सिंपल है, वो जो स्टिकी सब्सटेंस बनाता है ना म्यूकस, कौन बनाता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है गोबलेट सेल्स, बिकॉज दे मेक द स्टिकी सब्सटेंस विच इज कॉल्ड एज म्यूकस। सो ये सब नोट करो पॉइंट्स, जो भी आप लोग न्यू वर्ड्स कम अक्रॉस करो प्लीज मेक इट श्योर यू राइट इट डाउन। So next one, which of the following methods is most suitable किसके लिए, for disposal of nuclear waste। न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल करने के लिए कौन सा मेथड मोस्ट सुटेबल है। सो अगर हम लोग बरी करेंगे अंडर अंटार्कटिक आइस कवर तो नहीं चलेगा, शूट दी वेस्ट इनटू स्पेस नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे बरी दी वेस्ट विद इन दी रॉक्स डीप बिलो दी अर्थ सरफेस, ये करेक्ट ऑप्शन है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए। सो नेक्स्ट वाला यहाँ पे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब यहाँ पे जो रॉन्ग वाला है आपको वो बताना है कौन सा रॉन्ग है। सो यहाँ पे कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजीनियसली, ये बिल्कुल उल्टा है। कोनिडिया क्या बनता है एंडोजीनियसली और एस्कोस, यहाँ पे ये कौन सा इनकरेक्ट है बोला है, कौन सा रॉन्ग है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कोनिडिया ये स्पोर्स बाहर ही बनते हैं, एक्सोजीनियस मतलब बाहर,
और एस्कोस्पोर्स ये अंदर बनते हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये जो ईस्ट के पास फिलामेंटस बॉडी है, ये ईस्ट है, इसके पास फिलामेंटस बॉडी है, ये रॉन्ग है, बिकॉज ईस्ट का स्ट्रक्चर नॉर्मल स्पेरिकल है और वो क्या बनाता है, बडिंग करके न्यू डॉटर सेल्स बनाते हैं। तो ये वाला आंसर बिल्कुल गलत है और हमें पूछा गया है कौन सा गलत है वो ही फाइंड आउट करना है। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। ईस्ट फिलामेंटस बॉडी है जिसके पास थ्रेड लाइक फिलामेंट्स है, वैसा नहीं है ईस्ट में। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे क्या बोला है, कौन से इक्विपमेंट जरूरी है किसके लिए, फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को ग्रो करना है ऑन अ लार्ज स्केल। अभी जब भी इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन होता है ना, तो उसमें माइक्रोब्स को क्या किया जाता है, बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स में ग्रो किया जाता है, फर्मेंटेशन प्रिंसिपल है। सो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे बायोरिएक्टर। ये वर्ड है बायोरिएक्टर, जिसमें क्या किया जाता है, माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है। कैसे, ऑन अ लार्ज स्केल। सो बच्चों यहाँ पे हमने कवर किए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। We will be coming back again with a new set of questions, और जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप जब अपियर करोगे एग्जाम के लिए, जब आप ऐसे और क्वेश्चंस कम थ्रू करोगे तो उससे आपको पता चलेगा कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। डोंट फॉरगेट टू स्टे ट्यून विद स्टडी लाइव। थैंक यू।